नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 25 कंट्रीज़ बहुत ही रिच हैं। अगर हम इसका एवरेज वेल्थ पर पर्सन निकालेंगे तो $100,000 पर ईयर आएगा। लेकिन वही जगह कुछ कंट्रीज टॉप पोरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोज़ाम्बिक, युगांडा। तो दोस्तों इतनी पोवर्टी है यहाँ का, अगर हम वेल्थ पर पर्सन निकालेंगे, एक एवरेज देखा जाए तो $1,000 पर ईयर आएगा। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की दोस्तों, तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2722 के बाद यूएस के कंपैरिजन $100,000 ईयर वेल्थ पर पर्सन जनरेट कर पाएगी, और तब तक यूएस की इकोनॉमी और भी बहुत ही आगे जा चुकी होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि वो कुछ कंट्रीज़ बहुत ही प्रॉस्पेरस है और कुछ कंट्रीज़ बहुत ही पोवर्टी लाइन के नीचे चली जा रही हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहोगे, जो प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ है वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वे और भी रिच होती जा रही हैं, लेकिन जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ है वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो पोवर्टी लाइन के नीचे चली जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इसका रीज़न ये नहीं है। किसी भी कंट्री को पुअर या रिच बनाने में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ डेटा और फैक्ट के साथ दोस्तों कौन से हैं 3 फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 है दोस्तों उस कंट्री का इंस्टीट्यूशन, किस तरह से काम करता है उस कंट्री का इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें रिच कंट्रीज़ की, तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छे होते हैं और वहाँ करप्शन और क्रिमिनल केसेस भी बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम वही जगह पुअर कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ करप्शन और क्रिमिनल केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम होता है। और किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए दोस्तों टैक्स कलेक्शन का बहुत ही एक्टिव रोल होता है, मतलब बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें करप्शन की, तो यहाँ क्लाइंट बेस्ड थिंकिंग होती है। जैसे किसी रिच कंट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है, तो वहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके इंटरव्यू प्रोसेस और आपका IQ लेवल चेक करके आपको सेलेक्ट किया जाता है एक बेस्ट वन कैंडिडेट में, बिना किसी पर्सनल कनेक्शन के। लेकिन पुअरेस्ट कंट्रीज़ में क्लाइंट बेस्ड थिंकिंग होती है। जैसे अगर वहाँ 50 कैंडिडेट्स की हायरिंग हो रही है, जिसमें से 5 को बेस्ट वन कैंडिडेट में सेलेक्ट किया जाना है। अगर इन 50 कैंडिडेट्स में से अगर कोई HR की रिलेशनशिप या फ्रेंड्स में आता है, तो HR उन्हें सेलेक्ट कर लेगा, जबकि वो 50 कैंडिडेट्स में से अगर उससे भी कोई बेस्ट कैंडिडेट होगा, उसे ना सेलेक्ट करके उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि वो एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है उस जॉब को करने के लिए। फैक्टर नंबर 2 है दोस्तों उस कंट्री का कल्चर, जहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कल्चर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ अदर। 19 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये कहते हैं दोस्तों उनका रिलीजन इंपॉर्टेंस नहीं रखता उनके डेवलपमेंट के लिए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ वेरियस कंट्रीज लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंस सिर्फ स्किल्ड पर्सन को दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कैपिटल वेल्थ और GDP दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों यहीं आप अगर पुअरेस्ट कंट्रीज में देखोगे, जहाँ रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ डेवलपमेंट के लिए बिलीवर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों, बिलीवर कंट्रीज़ किसे कहते हैं। बिलीवर कंट्रीज दोस्तों एक पुअरेस्ट कंट्री होती हैं, जहाँ पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ दोस्तों लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर हमारे सामने वाला पोवर्टी में है, तो हम भी पोवर्टी में ही जीना पसंद करेंगे। इनके अंदर दोस्तों इनोवेशन और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा दोस्तों इजराइल, जहाँ 21% पॉपुलेशन अंडर द इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन के नीचे रहती है। जहाँ दोस्तों इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम, जहाँ माना जाता है जीसस का बॉर्न हुआ था। यहाँ के लोग दोस्तों मानते हैं कि हमें जो भी मिला है वो गॉड से मिला है। उनके अंदर कोई नई चीज़ें नहीं होती, वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। और दोस्तों यहीं आप देखो रिच कंट्रीज़ में, तो वहाँ के लोग इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। वो मानते हैं कि हमें टेक्निकल और कमर्शियल जॉब में अपना कैरियर बनाना चाहिए, जैसे कि US, इंडिया, चाइना और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। और रिच कंट्रीज़ में दोस्तों लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अपने आप को स्किल्ड बनाने में एफर्ट लगाते हैं। फैक्टर नंबर 3 है दोस्तों उस कंट्री की ज्योग्राफी। पुअरेस्ट कंट्रीज दोस्तों मोस्टली ट्रॉपिकल रेंजेस में रहती हैं। अब आप चाहे इसे कोइंसिडेंस कहें या फिर नेचर गिफ्ट। और दोस्तों यहाँ क्लाइमेट भी सही नहीं रहता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता। अगर हम बात करें दोस्तों हिस्टोरिकली वे में, दोस्तों पहले लोगों के पास लार्ज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हुआ करते थे, जो उनका एक अच्छा सोर्स हुआ करते थे वेल्थ क्रिएशन में, जिससे दोस्तों वो अपनी खेती के काम करा सकते थे और दोस्तों लोगों की माइग्रेशन में भी काफ़ी मदद करता था। लेकिन दोस्तों इसी वक्त अफ्रीका में एक फ्लाई है, जिसने दोस्तों एनिमल्स को स्लीपी और नेगेटिव बना दिया। ये स्मॉल फ्लाई दोस्तों बहुत ही हार्मफुल रहा दोस्तों यहाँ के डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों अफ्रीका की टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाई और लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन का कोई सोर्स नहीं था। और दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बात की। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, और दोस्तों इनमें से 5 ऐसे डिजीज़ हैं दोस्तों जो हर एक अफ्रीकन इससे अफेक्टेड है। 100% लोग इनकी कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो इन 5 ट्रॉपिकल डिसीज से लोग अफेक्टेड रहते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्ल्ड की मिनरल रिच कंट्रीज़ में आता है, जहाँ दोस्तों ऑयल बहुत ही ह्यूज गैलन लीटर्स में होता है। लेकिन दोस्तों वहीं आप देखोगे तो वहाँ आपको टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी और लोगों में इम्यूनिटी नहीं है, इसकी वजह से दोस्तों वहाँ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता।
अगर दोस्तों रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, दोस्तों वहाँ हाई टेक इंजन्स की यूज़ होती है और दोस्तों सोसाइटी में यूनिटी और कॉपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ मिनरल निकालना है तो आप कुछ लोगों को खड़ा करके उनके हाथ में एक गन देके और एक एयरलाइंस बना के जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे इकोनॉमी में इनकम इनक्वालिटी आएगी, जिससे दोस्तों करप्शन बढ़ेगा। लेकिन इससे जो इनकम होगा दोस्तों उसे लोग डेवलपमेंट में ना यूज़ करके लोग करप्ट हो जाएंगे। एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिच और पुअर में इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और बहुत ही बड़ा गैप हो जाएगा इनकम इनक्वालिटी में, जो दोस्तों किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। अब यहाँ हम लोगों ने तीनों का एनालिसिस कर लिया दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है किसी भी कंट्री के वेल्थ क्रिएशन में वहाँ के इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल और जोग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें दोस्तों तो इंस्टीट्यूशनल का 50% कंट्रीब्यूशन होता है, कल्चरल का 20%, और अगर हम जोग्राफिकली बात करें दोस्तों तो 10% वहाँ का लैटिट्यूड डिसाइड करता है और कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10% और 10% दोस्तों वहाँ का जोग्राफिकल फॉर्च्यून से अच्छा लगता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।